शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक गोलवर्कर की हमें हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा एक आलोचनात्मक समीक्षा के पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से यूरोप में जो नस्लवाद का सिद्धांत उभरा था उसे सावरकर और गोलवर्कर दोनों ने ही जस का तस भारतीय समाज के ऊपर लाकर लागू कर दिया था। और डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार थे सावरकर के विचारों के ऊपर, उसकी भी हमने चर्चा करी थी पिछले एपिसोड में। डॉक्टर अंबेडकर स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि ये कितना आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि सावरकर और जिन्ना के विचार नस्लवाद के सिद्धांत को लेकर एक हैं। न केवल एक हैं बल्कि दोनों भारत में दो राष्ट्र होने के बात का पुरजोर तरीके से समर्थन भी करते हैं। और एपिसोड हमने खत्म किया था अक्टूबर 1947 में गोलवर्कर द्वारा जिन्ना की तारीफ किए गए शब्दों के ऊपर, जो थी, मैं संघ के प्रति अपने प्रेम के लिए श्री जिन्ना का आभारी हूं। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और नस्लवाद का बचाव टॉपिक के तहत जो अंतिम सब टॉपिक है उसको लेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। नस्लवाद का बचाव का अंतिम टॉपिक है गोलवर्कर का नस्ली सिद्धांत यानी उत्तर भारतीय ब्राह्मणों की श्रेष्ठता। अब इसके तहत आप जानेंगे कि यूनिवर्सिटी में छात्रों के सामने किस तरह के भाषण, बेशर्म भाषण बल्कि कहना चाहिए, ये लोग दिया करते थे। ये कोई आज की बात नहीं है, शुरू से ही ऐसा ही माहौल इन्होंने क्रिएट करके रखा है। इस भाषण को और इसके मर्म को जरा ध्यान से सुनिएगा। चलिए। आरएसएस ने हमेशा भारत के सभी हिंदुओं की नुमाइंदगी का दावा किया है। ये भारत ही नहीं विश्व भर के हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन होने का दावा करता है। बहरहाल ये निष्कर्ष निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है कि गोलवर्कर और संघ के लिए भारत का मतलब केवल उत्तर भारत के तक ही सीमित था। जब वे हिंदू स्वर्ण काल की बात करते थे तो इसका मतलब होता था उत्तर भारत का स्वर्ण काल। फुटनोट 66। जॉफ्री हॉस्किन और जॉर्ज स्काफलिन मिथ्स ऑफ नेशनहुड में एंथनी स्मिथ का लेख द गोल्डन एज एंड द नेशनल रिवाइवल, पेज 7, हार्स्ट एंड कंपनी, लंदन 2000। ये केवल मुसलमानों और ईसाइयों को ही बहिष्कृत नहीं करता बल्कि ब्राह्मणों, विशेषकर उत्तर भारतीय ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य सभी हिंदुओं को भी खारिज करता है। किस तरह, अब सुनिए जरा भाषण के जरिए। इसे 17 सितंबर 1960 को गुजरात विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान अध्ययन केंद्र के विद्यार्थियों को दिए गए गोलवर्कर के भाषण में साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस भाषण में नस्ल सिद्धांत पर अपने दृढ़ विश्वास को रेखांकित करते हुए वे भारतीय समाज में पिछले समय में मानव जाति की संकर नस्लों के प्रयोग अर्थात क्रॉस ब्रीडिंग के मुद्दे को छूते हैं। उनके भाषण के अनुसार, अब ये भाषण जरा सुनिए, किस बेहयाई और बेशर्मी से वे इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। आजकल संकर प्रजाति के प्रयोग केवल जानवरों पर किए जाते हैं, लेकिन मानवों पर इसके प्रयोग करने की हिम्मत आज के तथाकथित आधुनिक विद्वानों में भी नहीं है। अगर कुछ लोगों ने ये देखा भी जा रहा है तो ये किसी वैज्ञानिक प्रयोग का नहीं अपितु दैहिक वासना का परिणाम है। आइए अब हम देखते हैं कि हमारे पुरखों ने इस क्षेत्र में क्या प्रयोग किए। मानव नस्लों को क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा बेहतर बनाने के लिए उत्तर के नंबूदरी ब्राह्मणों को केरल में बसाया गया और ये नियम बनाया गया कि नंबूदरी परिवार का सबसे बड़ा लड़का केवल केरल की वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र लड़की से शादी कर सकता है। एक और इससे भी अधिक साहसी नियम यह था कि किसी भी जाति की विवाहित महिला की पहली संतान नंबूदरी ब्राह्मण से होनी चाहिए और उसके बाद ही वे अपने पति से संतानोत्पत्ति कर सकती है। आज इस प्रयोग को व्यभिचार कहा जाएगा, पर ऐसा नहीं है क्योंकि यह तो पहली संतान तक ही सीमित था। विशेष जोर तिरछे अक्षरों पर लेखक की ओर से। फुटनोट 67। ऑर्गेनाइजर 2 जनवरी 1961 में इस लेख को आप बाकायदा इसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। तो यहां पर गोलवर्कर स्पष्ट तौर पर कहते हैं और कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों की जो भावनाएं हैं ना वो आहत होकर उफान मारने लगती हैं। तो ये मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रही हूं सारी बातें, ये गोलवर्कर और सावरकर की राइटिंग्स में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है।
उसे ही मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। यदि आपको तकलीफ होती है तो इसका साफ तौर से यही मतलब है कि संघ की विचारधारा जो है वो किसी भी लिहाज से अनुकूल नहीं कही जा सकती या सही नहीं कही जा सकती। गोलवरकर का ये बयान कई तरह से घोर अपमानजनक है। पहला तो यह है कि इससे साबित होता है कि गोलवरकर का विश्वास था कि भारत में हिंदुओं की एक बेहतर नस्ल या वंशावली है तथा एक कमतर नस्ल भी है जिसे क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा सुधारे जाने की जरूरत है। दूसरा, उनके विश्वास का और अधिक चिंतनीय पहलू यह है कि उनके अनुसार केवल उत्तर भारतीय ब्राह्मण, खास तौर पर नंबूदरी ब्राह्मण ही उस बेहतर नस्ल से संबंध रखते थे। इस नस्ली श्रेष्ठता के कारण ही नंबूदरी ब्राह्मणों को उत्तर से केरल में वहां के हिंदुओं की, जिसमें वहां के ब्राह्मण भी शामिल थे, हीन प्रजाति को सुधारने के लिए भेजा गया था। तो आप लोगों में से किसी ने पिछले एपिसोड में कमेंट किया है क्या यादव भी आर्य हुआ करते थे? तो इन सब चीजों को लेकर जो इतिहास में घालमेल है और नस्ल भेदी जो सिद्धांत हैं उनको ठीक से पढ़े जाने की जरूरत है, तब इन सब चीजों को समझा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर शमसुल इस्लाम जी ने जो सवाल उठाए हैं उनके लिहाज से ये बात तो साबित होती है कि जब आर्य यहाँ पर आए होंगे तो उनमें से कुछ ने अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझा होगा और कुछ को निम्नतर समझा होगा। ब्राह्मणों में भी आपने देखा होगा, जब हमने जाति का विनाश डॉक्टर अंबेडकर द्वारा 1936 में दिया गया भाषण जो दिया नहीं जा सका तो उन्होंने प्रकाशित करवाया था पुस्तिका के रूप में, उसमें भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ब्राह्मणों में भी कैटेगरीज होती हैं, बहुत सारे श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं और ब्राह्मणों में भी ऊंचा और नीचा ब्राह्मण होता है। तो गोलवरकर के इस भाषण से यह बात स्पष्ट होती है कि सभी ब्राह्मण भी एक स्टेटस के नहीं माने जाते। ये रोचक है कि यह तर्क एक ऐसे आदमी के द्वारा दिया जा रहा है जो दुनिया भर के सारे हिंदुओं के एक राष्ट्र होने की बात करता है। तीसरा, वे एक नस्लवादी और पुरुष वर्चस्ववादी की तरह यह विश्वास करते हैं कि केवल उत्तर भारत की एक श्रेष्ठ नस्ल से संबद्ध नंबूदरी ब्राह्मण पुरुष ही दक्षिण की हीन हिंदू नस्ल को सुधार सकते थे। मतलब उत्तर भारतीय ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व बना के रखा है। और मैंने हमेशा से एक बात बोली है, इस पुस्तिका के दौरान भी मैंने इस बात को बोला था कि गंगा के मुहाने पर जो बसावट हुई है और जो गंगा के इलाके हैं वो गड़बड़ी के इलाके रहे हैं। तो यही वो सारी गड़बड़ियां थी, यहाँ के लोगों की मानसिकता भी गड़बड़ ही है। उनके लिए केरल की हिंदू महिलाओं के गर्भ की पवित्रता का कोई मतलब नहीं था और वे केवल उन नंबूदरी ब्राह्मणों से सहवास द्वारा प्रजाति सुधारने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुएं थीं, जिनसे उनका कोई रिश्ता नहीं था। तो ब्राह्मणों ने महिलाओं को एक भोग विलास की वस्तु से ज्यादा कुछ नहीं समझा। उन्हें संवैधानिक अधिकार दिलाए डॉक्टर अंबेडकर ने। बेशक दौलतराम कॉलेज की सविता रॉय और हिंदू कॉलेज की अंजू श्रीवास्तव प्रिंसिपल जो हैं, इन सब बातों को खारिज कर दें, लेकिन हकीकत यही है कि इनके ये सारे अधिकार जो है वो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिलवाए गए हैं संवैधानिक तौर पर। इस प्रकार गोलवरकर दरअसल इस आरोप को पुष्ट कर रहे थे कि पुराने समय के पुरुष प्रधान उच्च जाति के समाजों में दूसरी जाति की नव विवाहित महिलाओं को अपनी पहली रातें श्रेष्ठ जाति के पुरुषों के साथ बिताने पर मजबूर किया जाता था। इस प्रकार की घृणित परंपरा के समर्थन में दिए गए गोलवरकर के तर्क बिल्कुल वही हैं जो बीते समय में नीचे कहे जाने वाली जातियों के अपमान को सही ठहराने के लिए सामंती तत्व दिया करते थे। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि भारत के सामंती तत्व अक्सर नीचे कहे जाने वाली जातियों की नव विवाहिताओं को अपनी पहली रातें अपने महलों और हवेलियों में गुजारने के लिए बाध्य किया करते थे। आश्चर्यजनक रूप से गोलवरकर ने अपना यह नस्ली अमानवीय, स्त्री विरोधी और समानता विरोधी दृष्टिकोण अनपढ़ों या गुंडों की किसी भीड़ के आगे नहीं, बल्कि गुजरात के एक प्रमुख विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों की एक श्रेष्ठ सभा में प्रस्तुत किए थे।
इस आयोजन के बारे में आरएसएस के अंग्रेजी मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपी रिपोर्ट के अनुसार सभागृह में पहुंचने पर उनका स्वागत एक अत्यंत प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री डॉक्टर B.R. शेनॉय द्वारा किया गया। प्रेस रिपोर्टों के से यह स्पष्ट है कि इस फासिस्ट और उपहासजनक विचारों के खिलाफ विरोध की कोई फुसफुसाहट भी नहीं हुई। फुटनोट 68 वही अर्थात ऑर्गेनाइजर 2 जनवरी 1961। इससे पता चलता है कि गुजरात में उच्च जाति की दृष्टि से की गई लफ्फाजी का कितना सम्मान था और इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे हिंदुत्व इस क्षेत्र में पांव पसार गया। गोलवरकर के ये महान विचार खुले तौर पर केरल की महिलाओं और समाज के लिए अपमानजनक होने के बावजूद आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में क्रॉस ब्रीडिंग में हिंदू प्रयोग के नाम से प्रकाशित हुए थे। फुटनोट 69 वही अर्थात ऑर्गेनाइजर 2 जनवरी 1961। हालांकि हाल के दिनों में आरएसएस ने गोलवरकर के इस शर्मनाक दर्शन को छिपाने की कोशिश की है। इसने जब 2004 में श्री गुरुजी समग्र दर्शन नाम से गोलवरकर के समस्त लेखन को 12 खंडों में प्रकाशित किया तो उनके भाषण के इस हिस्से को छोड़ दिया गया। खंड 5 विद इन ब्रैकेट आइटम नंबर 10 में पृष्ठ 28 से 32 में यह भाषण संकलित है, लेकिन वे 2 अनुच्छेदों को हटा दिए गए जिसमें गोलवरकर के शर्मनाक नस्लवादी तथा पुरुष वर्चस्ववादी विचारों का बखान था। दुर्भाग्य से वे पुस्तकालयों से ऑर्गेनाइजर की पुरानी प्रतियां हटाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। ऐसा लगता है कि आरएसएस अब भी समझता है कि वह हमेशा और हर आदमी को उल्लू बना सकता है। तो यदि ये भाषण इतना ही अच्छा है, इतना ही बढ़िया है, तो इसके 2 खास पैराग्राफ्स को हटाए जाने की क्या जरूरत है। रिकॉर्ड के तौर पर तो उन्हें संजो कर रखा गया है, लेकिन गोलवरकर के लेखन के साथ छेड़छाड़ करके उसे मार्केट में प्रकाशित करके लाया जा रहा है। जब ये लोग अपने ही विचारधारा के महान, जिन्हें महान मानते हैं, पुरुषों के लेखन के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो संविधान के साथ छेड़छाड़ करना इनके लिए कौन सी बड़ी बात है। और वो भी तब जब डॉक्टर अंबेडकर एक अछूत जाति से ताल्लुक रखते थे और ये उन्हें पसंद नहीं करते थे। सिंगोल तो वैसे भी स्थापित हो चुका है और भाषणों के साथ छेड़छाड़ करना इनकी नियति रही है, इनकी आदत है पुरानी। इसी में एक फिल्म का जिक्र मैं खास तौर से करना चाहूंगी। बनारस के 80 घाट के ऊपर लिखा गया एक उपन्यास काशी का 80, उसके ऊपर एक फिल्म बनी है बनारस, सनी देओल स्टारर। उसमें भी उपन्यास में जो भाव है काशी का 80 में, बनारस में वो भाव नदारत है। उसमें भी तन्नी गुरु का एक कैरेक्टर है जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि तन्नी गुरु से कोई भी महिला बच नहीं सकी, चाहे वो ब्राह्मणी हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो स्पृश्य हो, और हर महिला से तन्नी गुरु का एक बालक जरूर है। काशी का 80 किसने लिखा है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे सर्च करके बताएंगे। इसी के साथ नस्लवाद का बचाव टॉपिक खत्म होता है और अगले एपिसोड में हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तब तक मुझे आगे दीजिए और विचार मंथन जारी रखिए। और काशी का 80 किसने लिखा है ये आप मुझे जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब मुझे आगे दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।